सुबह का समय था। बैंक ऑफ भीमपुर, जो कि भीमपुर की एकमात्र बैंक थी, हमेशा की तरह खुला हुआ था। ग्राहकों की संख्या कम थी। तभी 3 नकाबपोश अंदर घुसे। घुसते ही वो अपने काम पर लग गए। उनमें से एक ने अपने हाथों के इशारे से गूंगे की तरह संवाद किया। दूसरा बहरा होने के बावजूद किसी तरह निर्देशों को समझता दिखा, और तीसरा अंधा होते हुए भी काफी आत्मविश्वास से काम कर रहा था। 5 मिनट के भीतर उन्होंने बैंक के लॉकर से लाखों रुपए और गहने निकाल लिए और गायब हो गए। कोई चिल्लाया नहीं, कोई गोली नहीं चली। सब कुछ इतनी शांति से हुआ कि कर्मचारियों और ग्राहकों को कुछ समझ ही नहीं आया। घटना के बाद मानो हर कोई स्तब्ध हो गया हो। सीसीटीवी कैमरों को उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था, जिससे पुलिस को कोई सुराग न मिले। डकैती की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। पुलिस चौकन्नी हो गई और जांच में जुट गई। बैंक स्टाफ और ग्राहकों के बयान एक ही बात की पुष्टि कर रहे थे, ये डकैती असामान्य थी। 3 नकाबपोश, शारीरिक रूप से विकलांग दिखने वाले न केवल चतुराई से बैंक लूटने में सफल रहे, बल्कि ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा जो उनकी पहचान को उजागर कर सके। सारी जानकारी इकट्ठा कर पुलिस कमिश्नर ने इंस्पेक्टर विजय को जांच शुरू करने को कहा, जो इस तरह के केस सॉल्व करने में माहिर है। जांच शुरू करते ही विजय ने महसूस किया कि डकैतों की विकलांगता सिर्फ एक ढाल थी। उन्होंने नकाब के पीछे छिपे चेहरों को किसी और रणनीति के तहत तैयार किया होगा। विजय ने सीसीटीवी रूम का जायजा लिया, जहां सभी कैमरे पहले से ही जाम कर दिए गए थे। यह सिर्फ किसी एक्सपर्ट का काम हो सकता है, विजय ने सोचा। विजय को पहला सुराग बैंक के फर्श पर पड़ी धूल और डकैतों द्वारा इस्तेमाल की गई जूतों के कुछ खास निशान के रूप में नजर आए। फर्श पर मिली धूल सामान्य नहीं थी, यह लोहे के किसी पुराने गोदाम की लग रही थी, और जूतों के निशान भी कुछ अलग लग रहे थे। सामान्य से भारी और बड़े थे, जो स्थानीय बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं होता। शाम को बैंक के आसपास ढूंढने पर विजय को दूसरा सुराग, एक नकाब मिला। लोगों से पूछने पर पता चला कि ये ठीक वैसा ही है जैसा डकैतों ने नकाब और दस्ताने पहने रखे थे, जिससे कारण कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला था। नकाब को अच्छी तरह से जांच करने के बाद विजय ने एक और चीज देखी। नकाब के कपड़े पर बेहद महीन धागे और रेशे लगे थे। इन रेशों को फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए भेजा। बैंक का अस्थायी गार्ड विजय की जांच में मुख्य संदिग्ध बना। विजय ने उससे सवाल किया, तुम हमेशा शटर खुला रखते हो, लेकिन उस दिन बंद क्यों किया गया था? गार्ड ने कहा, डकैतों ने मुझे ऐसा करने को कहा था, वे डराने वाले लग रहे थे। हालांकि गार्ड का बयान एकदम सटीक नहीं था। विजय को यकीन था कि यह गार्ड या तो सह अपराधी था या डकैतों ने उसे अपने पक्ष में कर लिया था। अगले दिन जांच के दौरान विजय को बैंक के लॉकर रूम में एक छोटी सी खरोंच दिखी। खरोंच के पास कुछ सफेद पाउडर का निशान था। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि यह खास पाउडर सोडियम मेटाबिसल्फाइड है, जो केवल औद्योगिक मशीनों में उपयोग होता है। डकैतों के पास जरूर कोई विशेषज्ञ टीम है जो इन सारी चीजों को प्लान कर रही है, विजय ने निष्कर्ष निकाला। फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर विजय को 4 चीजें स्पष्ट हुईं। पहला, डकैतों में से एक के जूतों पर ग्रीस का निशान था, जो पास के औद्योगिक क्षेत्र से मेल खाता था। दूसरा, नकाब पर मिले धागे उसी क्षेत्र में स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री के थे। तीसरा, गार्ड की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध थी, क्योंकि वह समय समय पर बैंक में कुछ अजीब हरकतें करता पाया गया था। चौथा, सोडियम मेटाबिसल्फाइड केमिकल, जिसका उपयोग कपड़ा मिलों में किया जाता है। डकैती के 3 दिन बाद विजय को एक गुप्त संदेश मिला। यह बैंक के गार्ड के फोन टैप करने पर मिला था। प्लान सफल रहा, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा, संपर्क में रहो। अब विजय को यकीन हो गया कि गार्ड इस पूरी योजना का हिस्सा था, लेकिन असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए उन्हें और गहराई में जाना होगा। इस कहानी में आगे क्या हुआ? कैसे हुई चोरी? कौन है मास्टरमाइंड? क्या इंस्पेक्टर विजय ये गुत्थी सुलझा पाएगा? जानने के लिए एक लाइक और नीचे कमेंट में यस लिखें। Subscribe to my channel and press the bell icon for more.